उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था। आपने देखा था कि ये बहुत अच्छी बात थी कि हर छोटी से छोटी बात को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता था। तो इस तरीके से ये लोग अपने लिए क्या रखते थे, ये मतलब कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट अगर एम्पायर में होता है, तो चाहे वो कैसा भी इवेंट है, मतलब चाहे वो किसी के कोई डिसीजन से रिलेटेड है या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, इवन जो गिफ्ट्स दिए जाते थे उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। अब हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोड्यूस तो मैंने कल कर दिया था कि इस टॉपिक में क्या बताऊंगी मैं आप लोगों को। बियॉन्ड द सेंटर माने सेंटर से अलग, सेंटर से परे, है ना। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्टेट वाइज, माने कि सेंटर तो एक कैपिटल सिटी हो गई जहां पर कि एम्पायर रूलर जो है, जो एम्परर है, उनका वहां पर कैपिटल है और वो पैलेस है, फोर्ट है, वो वहीं रहते हैं। और उनसे जो रिलेटेड कोर्टियर्स वगैरह हैं वो सब भी वहीं रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो सब भी वहीं रहते हैं। अलावा इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं विच आर आल्सो द पार्ट ऑफ द एम्पायर, तो वहां पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, वहां पर रूल कैसे किया जाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि द डिविजन्स ऑफ फंक्शंस एस्टेब्लिश एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस, मतलब कि जो सेंटर था उसके अलावा जो और रीजन्स थे दैट वर डिवाइडेड इनटू सूबास, उसको किस में बांटा गया था, सूबा में, उसको सूबा कहते थे। जैसे आज हम कहते हैं राज्य, तो उस समय पर उसको सूबा कहते थे। वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स, मिनिस्टर्स होते थे और उसके बाद मिनिस्टर्स के नीचे सबऑर्डिनेट्स होते थे जो उनको हेल्प करते थे काम करने के लिए, जैसे दीवान, बख्शी, सदर, जैसे कि एग्जैक्टली जैसे सेंटर में होता था। सेंटर में भी ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, और या जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, तो ये सारे मिनिस्टर्स अलग होते हैं। इसी तरीके से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर फिर जो है ना अलग अलग स्टेट की मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो सेम वे में यहाँ पर भी था कि जो सूबा था, सूबा में दीवान है, बख्शी है और सदर है। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर वाज द गवर्नर, उसको सूबेदार कहा जाता था। क्या कहते थे उसको, उसको सूबेदार कहते थे। मतलब सूबेदार वाज द अथॉरिटी और द हेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सूबा, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर। अब जैसे चीफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। इन द सेम वे यहाँ पर जो है ना किसको रिपोर्ट किया जा रहा है, एम्परर को। द सरकार्स इनटू व्हिच ईच सूबा वाज डिवाइडेड। अब नाउ हमने एक सूबे को किस में बांटा है, हम अभी प्रेजेंटली हम जिलों में बांटते हैं, उस समय पर उसे किस में बांटा, सरकार में। तो एक सूबा माने एक राज्य, ठीक है, और राज्य को आगे फर्दर किस में डिवाइड किया, उसको सरकार में बांटा, जैसे आज हम जिले में बांटते हैं। Often overlapped with the jurisdiction of Faujdars, commanders who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in district. देखो, ऑफन ओवरलैप्ड मतलब देखो कि जो सरकार है, सरकार जो एक जिला है सॉर्ट ऑफ, उसमें आप देखेंगे कि जो और लोग हैं जो उनको जिनको तैनात किया जाता है, वो है वहां पे फौजदार। तो फौजदार का काम क्या है, फौजदार जो है मतलब जो मुकदमे या जिस तरह पूरा जो कंट्रोल है वो उसके हाथ में रहता है, उसको एक तरीके से कमांडेंट कहा जाता है। ठीक है, हु वर डिप्लॉयड मतलब उसको कौन उसको जो है ना विद कंटिजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी, माने कि ये जो व्यक्ति होता है इसके पास में जो कमांडेंट है या जो फौजदार है, इसके पास में एक सेना होती है, एक आर्मी होती है, और जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट पर जो है ना इसका कंट्रोल होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट पर इसका पूरा पूरा कंट्रोल मतलब पूरा इसकी मुट्ठी में होता है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना। अच्छा, उसके नीचे जो है ना क्या आता है, यहाँ पर आता है परगना। ठीक है, तो सब डिस्ट्रिक्ट जिसे कह सकते हैं, जिसे आज हम टाउन कह सकते हैं, है ना, तो सब डिस्ट्रिक्ट परगना हो गया बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स। यहाँ पे 3 हेरिडिटरी ऑफिसर्स होते हैं, एक तो है कानून को, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, दूसरा है चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और तीसरा हो गया काजी। तो जो सब डिस्ट्रिक्ट है मतलब जो सब टाउन है, जो छोटा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो लेवल है,
उसमें 3 लोग जो है वो काम देखते हैं। कौन 3 लोग काम देखते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कानून को, फिर दूसरा है चौधरी और तीसरा है काज़ी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्टेट है, प्रोविंसेस है, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो प्रोविंसेस के कंट्रोल को करने के लिए प्रोविंसेस को पहले तो सूबा कहा जाता था। सूबा जो है ना पूरी तरीके से सूबेदार के हाथ में होता था। उसके बाद अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ होती थी। दीवान, बख्शी, सदर जो है ना इन इस पूरे जो है ना पूरे प्रोविंस के काम को चेक किया करते थे, देखा करते थे। और जो गवर्नर थे गवर्नर मतलब सूबेदार था, वो सूबेदार जो है ना वो पूरी तरीके से उस रीजन का कंट्रोलर होता था। उसके हाथ में उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब जो एक सूबा होता था उसको सरकार में बाँटा जाता था। सरकार जो है वो पूरा जो मतलब सरकार का जो कंट्रोल था वो फौजदार के हाथ में होता था। उसके बाद फिर जो है ना क्या कहते हैं सरकार है उसको परगना में बाँटा जाता था और जो परगना था वो एक सेमी सब मतलब परगना जो था उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो है ना 3 लोग हुआ करते थे। वो होते थे कानून को, दूसरा चौधरी और तीसरा जो है ना वो काज़ी। तो इस तरीके से जो है ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता था। अब ये माइक जिसका भी ऑन है बंद कर लो इसको। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन ए लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क्स। अब देखो हर एक आदमी को अब हमारे यहाँ पर अभी आज की तारीख में भी क्या है बहुत सारे जो है ना वो सेक्रेटरिएट्स होते हैं। तो सेक्रेटरिएट्स का काम क्या होता है? सेक्रेटरिएट्स का काम होता है सबके जो है ना सचिवालय होते हैं जो सब लोगों का जो है ना मतलब सब डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग सेक्रेटरिएट्स होते हैं और बहुत सारे क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उसमें अपॉइंट किए जाते हैं जो कि सारा ऑफिशियल काम जो है वो चेक करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड ए लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स एंड अदर फंक्शनरीज हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मान लो जैसे कि कोई ऑर्डर पास करना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर को लिखने वाला भी कोई होगा, फिर उस पर कोई सिग्नेचर करवाएगा, उसका कोई रिकॉर्ड रखेगा, तो और फिर उसको जो है ना आगे फर्दर लोगों को जो मैसेज देना है या कन्वे करना है, उसके लिए भी कोई ना कोई अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती थी। फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद सब स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स और सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए सब काम किए जाते थे। पर्शियन वाज़ मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्शियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। बट लोकल लैंग्वेजेस वर आल्सो यूज्ड एट विलेज अकाउंट्स। मतलब विलेज अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया जाता था क्योंकि गांव के लोग जो है वो पर्शियन लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे। द मुगल क्रॉनिकलर्स यूजुअली portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level. जो क्रॉनिकल्स हैं मुगल क्रॉनिकल्स हैं उसमें ये बताया जाता है वो ये साबित करते हैं वो ये कहते हैं कि जो मुगल रूलर है मुगल एम्परर है वो सेंटर से विलेज लेवल तक पूरा कंट्रोल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता था। मतलब दे वर द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑन द होल एम्पायर। Yet, as you have seen, this could hardly have been a process free of tension. अब ये तो बहुत बड़ा काम है कि पूरे रीजन पर पूरे एम्पायर पर एक व्यक्ति का कंट्रोल होना और फिर ये तो बड़े टेंशन का काम था। ठीक है। टेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लैंडेड मैग्नेट्स द जमींदार्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुगल एम्परर वाज समटाइम्स मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर अथॉरिटी एंड द शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। देखो कि अब जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते थे और किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। जब मान लीजिए कि जो है ना पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल अगर एम्परर का है तो बट नेचुरल बात है कि जो लोअर अथॉरिटीज हैं लोअर लेवल पर जैसे विलेज है विलेज में जमींदार हैं और वहां उन लोगों के जो है ना डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट किस विषय पर हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, है ना, पावर को लेकर के या कोई राइट्स या जो है ना मतलब कि किसी काम को इम्प्लीमेंट करना है तो उन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बट नेचुरल है कि किसी भी जो है ना लोकल व्यक्ति के जो है ना क्या बोलते हैं लोकल व्यक्ति के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है मतलब आमतौर पर आप देखेंगे कि सेंटर के साथ में
किसी साधारण व्यक्ति का या किसान का या कॉमन मैन का तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो लोकल लेवल पर ही सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन सेंटर लेवल पर डिस्प्यूट जो है वो किसके हो सकते हैं? जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं उनके हो सकते हैं। तो विलेज लेवल पर अगर जमींदार कंट्रोल करता है लैंड को, तो जमींदार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है स्टेट के साथ में, स्टेट के सूबेदार के साथ में या सूबे के साथ में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आया करती थी सामने। अ, The जमींदार्स often succeeded in mobilizing peasant support against the state। फिर क्या होता था कि जो जमींदार होते थे उन जमींदारों को सपोर्ट मिलता था। किसका सपोर्ट मिलता था? किसानों का। क्योंकि किसान जो है वो कौन होते थे? किसान जो है वो चूंकि जमींदारों के अंडर काम करते थे, तो जमींदार पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में रखा करते थे। एंड ऑफन यू विल सी कि ऐसा कहा जाता है कि जमींदार जो है वो ज्यादातर बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हुआ करते थे और जो है ना किसानों को बहुत जो है ना एक्सप्लॉइट करते थे, उनको उनको जो है ना तंग करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना हम देखते हैं कि ऐसा अक्सर ऐसा नहीं होता था, जमींदारों के और किसानों के अच्छे रिलेशन भी होते थे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब जमींदारों का और स्टेट का कोई डिस्प्यूट होता था, तो उसमें जमींदारों को किसान सपोर्ट करते थे। जमींदार जो है किसान के साथ हुआ करते थे और स्टेट के अगेंस्ट में हुआ करते थे। स्टेट की जो पॉलिसीज होती थी उसके अगेंस्ट में हुआ करते थे। ये जो टॉपिक था बेटा ये आपका हो गया कंप्लीट, और अब जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करने वाली हूँ वो है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि बियॉन्ड द फ्रंटियर्स का मतलब क्या है। तो बियॉन्ड द फ्रंटियर्स का मतलब है कि अपनी सीमाओं से परे। इसका मतलब है यहाँ पे बियॉन्ड द फ्रंटियर्स का मतलब है कि वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट द फॉरेन रिलेशंस, माने कि विदेश नीति के बारे में अब हमें एक तरीके से पढ़ना है कि मुगल रूलर्स की विदेश नीति कैसी थी। माने मुगल रूलर्स जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप रखा करते थे, और वो अपने आप अपने फ्रंटियर्स को कैसे दूसरे कंट्रीज से या दूसरे रीजन से या दूसरे रूलर से कैसे अपने आप को बचाते थे। क्योंकि ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है, एक इम्पोर्टेंट काम होता है एम्परर्स का, रूलर्स का, कि वो अपने आप को जो है ना अपने अपने रीजन को, अपने एम्पायर को किसी दूसरे के कॉन्क्वेस्ट से बचाएं। तो राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स लिस्ट मेनी हाई साउंडिंग टाइटल्स अज्यूम्ड बाय द मुगल एम्परर्स। ये तो मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे। These included general titles such as शहनशाह, ठीक है, द किंग ऑफ किंग्स, शहनशाह आलम, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइटल्स assumed by individual kings upon ascending the throne such as जहांगीर। जहांगीर अपने आप को वर्ल्ड सीजर कहता था, है ना, क्या कहता था अपने आप को? वर्ल्ड सीजर। और शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां माने कि जहां का किंग, ठीक है, तो माने किंग ऑफ द वर्ल्ड। The chroniclers often drew up on these titles and their meanings to reiterate the claims of the Mughal emperors to uncontested territorial and political control। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अर्ली टाइम पर, जैसे हमने जब अकबर के बारे में पढ़ा था या कनिष्क के बारे में पढ़ा था, तो वो लोग अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ किया करते थे, और वो अपने आप को क्या बोलते थे कि वो मतलब सम्राटों के सम्राट, है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये क्या हो गए, यहाँ पर जो है ना ये लोग अपने आप को पूरे अर्थ का अपने आप को एक तरीके से एम्परर साबित करते थे। तो जब ये इतने बड़े-बड़े टाइटल्स गेन करते थे, जब इतने बड़े-बड़े टाइटल से अपनी पहचान बताते थे, तो बट नेचुरल बात है कि जो क्रॉनिकल्स लिखे जा रहे थे इस पीरियड में, तो वो जो क्रॉनिकलर्स थे, माने जो राइटर्स थे, वो इस बात को साबित तो करेंगे ना। वो इस बात को तो प्रूव करेंगे ना कि वाकई में जो वो कह रहे हैं वो सही है। माने दे वर द किंग ऑफ द किंग्स, है ना, कि वो तो ये बताएंगे ना कि दे वर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर chronicles। Yet the same contemporary histories provide accounts of diplomatic relationships and conflicts with the neighboring political powers। neighboring political powers के साथ ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये कैसे रखे जाते हैं, माने अपनी नीति जो है ना वो इस तरीके से रखी जाती है कि उनको नुकसान न हो। अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सब नॉर्मल नहीं चल रहा है तो वो
कभी-कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी-कभी उनको लड़ाइयाँ भी करनी पड़ जाती हैं। तो द सफाविद एंड द कंधार, सबसे पहले हम देखेंगे जो सफाविद एंड द कंधार है कि ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेबरिंग रूलर थे हमारे इंडिया के। जो नेबरिंग रूलर थे सफाविद एंड द कंधार, ये जो है ना हमारे नेबरिंग कंट्रीज कह सकते हैं इसको, या नेबरिंग जो है ना रीजन्स कह सकते हैं। और यहाँ के जो रूलर्स थे उनके साथ में जो है ना मुगल रूलर्स के रिलेशन कैसे थे, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। The political and diplomatic relations between the Mughal kings and the neighboring countries of Iran and Turan hinged on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountains. अब देखो कि जो सफाविद हिंदू कुश से इस तरफ को जो है ना वो तो इंडियन रीजन में आता था, और जो हिंदू कुश माउंटेन से ऊपर की तरफ था वो हिंदू कुश माउंटेन एक तरीके से एक फ्रंटियर का काम करता था। तो वहां पर जो है ना ईरान तुरानियन ये वो ईरान नहीं है, लेकिन वो ईरानियन एम्पायर का हिस्सा था, ईरानियन एम्पायर का वो हिस्सा था। और हिंदू कुश माउंटेन दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। और ये जो है ना अफगानिस्तान को जो है ना अलग करता है, अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान, ईरान की रीजन से और सेंट्रल एशिया से इसको अलग करता है। माने बीच में अफगानिस्तान पड़ता है पाकिस्तान के जस्ट बाद में, क्योंकि पाकिस्तान को हम यहाँ पे कहेंगे कि उस समय पाकिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान से परे अफगानिस्तान ही तो हमारा सबसे नियर जो है ना नियर या सबसे नेबरिंग कंट्री हमारा बना। और हिंदू कुश माउंटेन से ईरान मतलब अफगानिस्तान जो है वो एक बॉर्डर लाइन पे हम कह सकते हैं उसको, कि अफगानिस्तान से इस तरफ तो वो पूरा इंडियन रीजन था, पूरा मुगल्स के ही कंट्रोल में था। यहाँ पे देखेंगे कि कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर, और हमेशा डर रहता था मुगल रूलर्स को कि वहां से हम पर कोई अटैक ना हो जाए। आप लोग पूरे इतिहास में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास हमारे इंडिया पर जितनी बार भी अटैक हुए या जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आए, वो जो है हमारे पास कैसे आए, वेस्ट साइड से आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी। तो इसीलिए इस तरफ से ही जो है सारे अटैक्स हुए और इसी तरफ से जो है ना वो सारे फॉरेनर्स इंडिया में एंटर हुए। मुगल्स भी इसी रास्ते से आए थे, मुगल्स भी तो इसी रास्ते से आए थे, पहले काबुल से कंधार से तो वो यहाँ पर आए थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि उन्हें ये डर रहता था कि कहीं ये रीजन्स के लोग जो है या रूलर जो है वो इंडिया पर अटैक न कर दे, तो अपनी सीमाओं पर जो है ना तैनाती करना, अपने सीमाओं को कंट्रोल में रखना, इट वाज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द मुगल रूलर्स। तो कल ये क्या करते थे, एक कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट नोटेबली काबुल एंड कंधार। काबुल और कंधार ये उनकी जो है ना सबसे बाहर की पोस्ट थी और इन पर ये अपना कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि जो है ना कोई विदेशी इन पर आक्रमण न कर सके। कंधार वॉज ए बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, हम कहेंगे इसको जैसे कुत्ते की हड्डी, कुत्ते जो है ना दो आपस में उस हड्डी के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, ये एक ऐसी मतलब जगह है, ऐसी एक रीजन है कांधार। कांधार एक ऐसी जगह है जिसको जो है ना वो ईरानियन भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और जो है इधर मुगल रूलर्स भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। बिटवीन द सफाविद्स एंड द मुगल्स, सफाविद्स जो ये रूलर कहाँ के थे, ये ईरानियन रूलर्स थे, ठीक है। तो ये सफाविद्स और मुगल्स दोनों ही कंधार को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। मुगल्स का भी जो है ना क्या बोलते हैं इच्छा थी, विश थी कि वो कंधार को अपने कंट्रोल में कर ले, और सफाविद रूलर भी कंधार को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। द फोर्ट्रेस डाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोसेशन ऑफ हुमायूं। शुरू में ये जो यहाँ फोर्ट्रेस थे वो किसके कंट्रोल में थे, वो हुमायूं के कंट्रोल में थे। रिकंकर्ड इन 1595 बाय अकबर। The fortress down and initially been in the possession of Humayun, reconquered in 1595 by Akbar. बाद में अकबर ने इनको reconquer कर लिया। While the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughals, it continued to stake claims to Kandahar. जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है पाकिस्तान इसको कश्मीर को लेकर के, उसी तरीके से जो है वो क्या बोलते हैं कंधार को लेकर के, और कंधार को लेकर के मुगल और सफाविद्स का हमेशा डिस्प्यूट रहता था, क्योंकि जो सफाविद थे वो जो है ना क्लेम करते थे कंधार पर, और मुगल रूलर्स भी कंधार पे कंट्रोल करते थे, क्योंकि इनिशियली जो है वो कंधार मुगल्स के ही कंट्रोल में था।
In 1613, Jahangir sent a diplomatic envoy to the court of Shah Abbas to plead the Mughal case for retaining Kandahar, but the mission failed. In the winter of 1622, a Persian army besieged Kandahar. मतलब कि 1613 में जहांगीर ने अपनी एक सेना जो है वहां पर भेजी कि वो जो है कंधार को अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन जो है ना वो नहीं हो पाया था काम पूरा। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन, माने कि मुगल सेना यहाँ पे नाकामयाब साबित हुई थी। मुगल गैरिसन वाज डिफीटेड एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस एंड द सिटी टू द सफाविद, और इस तरीके से वहां का जो वो किला था उसको उन्हें सौंपना पड़ा, सफाविद को सौंपना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो इनके हाथ से निकल गया। क्या निकल गया? कंधार का किला। अब हम बताएंगे कि ऑटोमन्स के साथ में अब और जो दूसरा नेबरिंग जो है ना एम्पायर था वो कौन सा था? ऑटोमन्स। और ऑटोमन्स बहुत बड़ा एम्पायर था। ऑटोमन जो है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था। टर्क्स जहाँ पे रहा करते थे ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द ऑटोमन्स वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न टू एंश्योर फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स। ये जो ऑटोमन्स एरिया है, इस ऑटोमन्स में ही जो मक्का, मदीना, पिलग्रिमेज सेंटर है वो इसी रीजन में आते थे। तो ये क्या चाहते थे कि ऐसे रिलेशन रहे हमारे कि हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो वहां पर आराम से जा सके और तीर्थ यात्रा करके आराम से वापस आ सके। माने इनकी एंट्री जो है वो क्या बोलते हैं, एंट्री हो जाए इनकी और इनको कोई टैक्स वगैरह पे न करना पड़े और सेफ रहे। सबसे बड़ी बात थी सेफ रहे। This was especially true for the Hijaz, that part of Ottoman Arabia where the important pilgrim centers of Makkah and Medina were located. मैंने आप लोगों को बता दिया कि मक्का मदीना उसी एरिया में लोकेटेड थे। The Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha. एडन एंड मोका, यहाँ पर ये लोग क्या करते थे? ट्रेड रिलेशंस भी तो मेंटेन करते थे ना। तो एडन एंड मोका जो कि बहुत बड़े वैल्यूएबल मर्चेंडाइज सेंटर थे, माने व्यापार के केंद्र थे, तो वहां पर जो है ना ये रेड सी पोर्ट पर ये लोकेटेड थे। तो रेड सी पोर्ट पर जो है ना लाल सागर पर ये लोकेटेड थे। तो इस तरीके से जो है ना वो इनके साथ में ट्रेड रिलेशंस भी थे। माने कहने का कि ये दो मतलब तरीके से जो है ना रिलेशन रखना चाहते थे। एक रिलेशन तो था कि ये पिलग्रिमेज जो सेंटर है वहां पर उनके जो पिलग्रिम्स हैं वो आसानी से जा सके और आ सके, सेफ रहे, सिक्योर रहे। और दूसरा रीजन था, दूसरा दूसरा जो इनका जो इनकी विश थी, जो ये रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे, वो कैसा रिलेशन था? ट्रेड रिलेशन। कि वो वहां पर अपने जो है ना ये जो एडन और मोखा जो कि उनके मर्चेंडाइज सेंटर थे, तो वहां पर जाकर के मुगल जो मर्चेंट्स है वो वहां पे ट्रेड कर सके। And distributing the proceeds of the sales in charity to the keeper of shrines and religious men there. और मतलब यहाँ पे एक और डिप्लोमेटिक जो मतलब उनकी जो चाल थी वो क्या थी कि वहां जाकर के उस ट्रेड से जो उनको मुनाफा होगा उसका कुछ परसेंट जो है ना कुछ खर्चा जो है वो किसके लिए करेंगे? चैरिटी में करेंगे, दान के लिए दान करेंगे, चैरिटी में करेंगे, सोशल वर्क के रूप में करेंगे। तो वो जो है वहां जो मस्जिद वगैरह बनी है, जो धर्म के नाम पर धर्म के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे और वहां जो उस श्राइन के जो कीपर्स हैं उन पर उसको खर्च करेंगे। However, when Aurangzeb discovered cases of misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India, which he thought was as much a house of God as Mecca. बाद में औरंगजेब को उसमें कुछ जो है ना वो क्या बोलते हैं, उसने पाया कि उसमें कुछ करप्शन है, उसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन है, माने कि जितना यहाँ से भेजा जाता है उतना वहां नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से उसने फिर उसका जो है ना वो अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको जो है ना उसने कहा कि वो जो पैसा वहां भेजा जाता है वो एज मच ए हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, माने कि मक्का में जो बनाया गया है, जो अल्लाह का जो मस्जिद बनाई गई है या जो भी उनका श्राइन है, उस पर जितना जो मतलब पूरा का पूरा जो है ना वो उससे बनाया जा सकता है, पूरा का पूरा उसके कंट्रोल में आ सकता है, इतना पैसा यहाँ से उसके लिए जाता था। जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। अब ये जेसुइट्स के हम बारे में पढ़ेंगे। जेसुइट्स क्या थे? ये थे यूरोपियंस। जेसुइट्स वर द यूरोपियंस। तो ये यूरोपियंस जो है वो भी क्योंकि जहांगीर के टाइम में ही यूरोपियंस इंडिया में एंटर हो चुके थे और इन्होंने अपनी यहाँ पर पहचान बनाना शुरू कर दिया था। तो इनके में मुगल रूलर्स के रिलेशन कैसे थे ये भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है।
यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज। जेसुइट मिशनरीज जो है वो इंडिया से नॉलेज गेन करते थे, बुक्स लिखते थे या उनके जो ट्रेवलिंग अकाउंट्स थे उनसे यूरोपियंस को इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई थी। Travelers, merchants, and diplomats. The Jesuit accounts are the earliest impressions of the Mughal court ever recorded by European writers. यूरोपियन राइटर्स ने मुगल कोर्ट्स के बारे में जो लिखा है उसमें जो सबसे अर्लीस्ट अकाउंट्स है वो कौन से हैं? जेसुइट जेसुइट के जो अकाउंट्स हैं वो है। माने जेसुइट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट अकाउंट्स ऑफ द मुगल एम्परर्स रिटन बाय यूरोपियंस। यूरोपियंस के द्वारा ये लिखे गए हैं और मुगल अकाउंट्स के बारे में, मुगल्स के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन लोगों ने कलेक्ट की और ये यूरोप तक पहुंची। यूरोपियंस ने उसको स्टडी किया, तभी तो वो यहाँ इंडिया में आए और उसके बाद धीरे धीरे इनको किस तरीके से इनको हराया, इनको डिफीट किया और पूरे कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लिया। क्योंकि जब क्या बोलते हैं यूरोपियंस इंडिया में आए तो उस समय पर मुगल्स ही तो यहाँ के रूलर थे, एम्परर थे, पूरा एम्पायर इनके कंट्रोल में था। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, ये किसने किया था? ये खोज किसकी थी? वास्को डी गामा की 1498 में। Following the discovery of a direct sea route to India at the end of the 15th century, 1498 है ना, by the Portuguese merchants established a network of trading stations in coastal cities। तो जो इंडिया के कोस्टल सिटीज थे उनमें इन्होंने अपने जो है ना सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए थे। इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटीज में जो है ना अपना ट्रेड रिलेशंस इन्होंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। The Portuguese king was also interested in the propagation of Christianity with the help of the missionaries of the Society of Jesus। अब देखो, they were so clever कि अब उन्होंने मतलब पहले वो यहाँ पर आए एज अ मर्चेंट, धीरे धीरे मर्चेंट के रूप में आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस रीजन में अपने धर्म का विस्तार करें। डियर स्टूडेंट्स, उस समय पर धर्म का प्रचार करना आज भी आप देखें कि इतने सारे जो क्या बोलते हैं लोग हैं वो धर्म का प्रचार करने के लिए सभी लोग ये चाहते हैं, सभी कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके धर्म का प्रचार जो है वो दूसरे रीजन्स में भी हो, माने कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उसमें लोगों की आस्था, उसमें लोगों का विश्वास जो है वो ज्यादा बढ़े। इससे क्या होगा कि अगर उनके रिलीजन का बोलबाला, उनके रिलीजन का जो है ना डोमिनेशन अगर होगा, ज्यादा लोग उसको जो है ना फॉलो करेंगे तो फिर उनका कंट्रोल होगा, उनका नाम होगा और इस नाम के लिए ही तो सारे के सारे लड़ाइयां करते हैं, इसके लिए ही तो जो है ना सभी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ में इस तरह के रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि दे केम हियर एज मर्चेंट्स बट सून दे थॉट कि यहाँ पर हम अपने धर्म का भी तो विस्तार कर सकते हैं, अपने धर्म को भी तो एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दे स्टार्टेड चेंजिंग द रिलीजन ऑफ द पीपल। अब ये तो जो है ना नेचुरल बात है ना, ये तो समझी हुई बात है कि यहाँ इंडिया में तो उस समय पर कोई जो ओरिजिनली तो इंडिया का में क्रिश्चियन कोई हो ही नहीं सकता, कोई होगा ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे वो कैसे बने? वो सारे के सारे जो है ना, नेचुरल बात है, अगर आपसे कोई कहता है तो वो क्रिश्चियन जो है वो कैसे है, वो डाइवर्ट किया हुआ है, उनका रिलीजन जो है ना वो कन्वर्ट किया हुआ है। The Christian missions to India during the 16th century were part of the process of trade and empire building। ये आपको समझ में आ गया। अकबर was curious about Christianity। अब अकबर को तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, he wanted to know about the different religions। उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी वो जानना चाहता था, तो उसने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी टू गोवा इनवाइट जेसुइट प्रीस्ट। उसने जो है ना एक एम्बेसी जो है ना क्या बोलते हैं डेब्यूट की और गोवा में भेजा, वहां से जेसुइट्स को इनवाइट किया, अपने कोर्ट में उनको बुलाया, डिबेट की, डिस्कशंस किए। The first Jesuit mission reached the Mughal court at फतेहपुर सीकरी in 1580। 1580 में पहला जो है ना जेसुइट मिशन आया अकबर के दरबार में, क्योंकि फतेहपुर सीकरी उसकी कैपिटल थी, ठीक है। एंड स्टेड फॉर अबाउट 2 years, 2 साल तक रुका। द जेसुइट्स स्पोक टू अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड इट्स वर्च्यूज विद उलेमा। उलेमा कौन थे? इस्लाम स्कॉलर्स, ठीक है, और उनके साथ में इन्होंने डिबेट की।
Two more missions were sent to the Mughal court at Lahore in 1591 and 1591. तो 3 टोटल जो है ना वो कितनी मिशंस आई, एक 1580 में आई, दूसरी 1591 में आई और तीसरी 1595 में आई. The Jesuit accounts are based on personal observation and shed light on the character and mind of the emperor. At public assemblies, the Jesuits were assigned places in close proximity of Akbar's throne. और इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि इनको अकबर के बिल्कुल क्लोज में इनको स्पेस दी जाती थी, इनको बैठने की सीट दी जाती थी. दे अकम्पनीड हिम ऑन द कैंपेन्स, और फिर साथ में ये जो मिशनरीज थे, फिर बाद में ये अपने साथ में अपने बीवी बच्चों को लाने लगे, अपनी फैमिलीज को लाने लगे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ना, लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए. और जो है ना अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने लिए उन्होंने डिमांड करनी शुरू की कि उनको स्पेस मिलना चाहिए. फिर उन्होंने अपने लेजर टाइम को यूज करने के लिए अपने उन्होंने वहां पे क्लब्स बनाने शुरू किए, अपने जो है ना चर्चेस बनाने शुरू किए, जो है ना गार्डन्स बनाने शुरू किए, रेजिडेंशियल हाउसेस बनाने शुरू किए. ठीक है, इस तरीके से उनको यहाँ स्पेस मिलनी शुरू हुई. The Jesuit accounts corroborate the information given in Persian chronicles about state officials and the general conditions of life in Mughal times. क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन. अब हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, इसके बारे में कि फॉर्मल रिलीजन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, अकबर की जो सुलह कुल की पॉलिसी थी और उसने जो दीने इलाही धर्म इंट्रोड्यूस किया था और उसने जो इबादत खाना एक बिल्डिंग बनवाई थी जहाँ पर कि वो सभी धर्म के लोगों को जो उनके स्कॉलर्स थे उनको इनवाइट करता था एंड कंडक्ट डिबेट्स, और उनको अटेंड किया करता था एंड ही हैड डीप इंटरेस्ट इन द रिलीजन्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट रिलीजन, सभी के में उसको प्रति जो है ना गहरी आस्था और गहरा विश्वास था. तो यहाँ हम देखेंगे कि द हाई रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द जेसुइट मिशन इम्प्रेस्ड देम डीपली. वो बहुत प्रभावित हुए, उनको लगा कि हम तो बहुत पहचान हमारी यहाँ बन रही है और ये हमसे बहुत प्रभावित है. They interpreted the emperor's open interest in the doctrines of Christianity as a sign of his acceptance of their faith. उन्होंने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि मुगल रूलर्स को, अकबर को स्पेशली उनकी धर्म में, उनकी आस्था में क्या है, बहुत गहरा विश्वास है. और जो क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्राइन्स थी उसमें इस बात को लिखना उन्होंने शुरू कर दिया कि वो अपना इंटरेस्ट हमारे धर्म में शो कर रहे हैं. जबकि ऐसा तो सिर्फ जो है अपना मतलब अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, या क्योंकि एक जो है ना एक इंटरेस्ट की बात होती है कि मतलब वो सभी धर्मों में क्या लिखा गया है इस बात को वो जानना चाहते थे कि क्या उनके बारे में, और इनको ये लगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे धर्म को. तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेंस, इट वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट कि ही वांटेड टू नो द गुडनेस ऑफ द रिलीजन्स, कि इन रिलीजन्स में क्या अच्छाई है और ये सारे रिलीजन्स जो है वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो कॉमन कहते हैं. व्हाट वर द कॉमन थिंग्स इन द डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म में कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन है. This can be understood in the light of the prevailing climate of religious intolerance in Western Europe. The Montserrat remarked that the king cared little that in allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all. तो इसमें क्या था कि जो है ना जब उनको लगा कि उनके धर्म को यहाँ पर विस्तार नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन किंग जो है वो डायरेक्टली ये थोड़े अलाउ करेगा, परमिट करेगा कि सभी जो है ना वो क्रिश्चियंस बन जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता. तो इसलिए जो है ना वो उनको कभी-कभी क्रिटिसाइज भी किया करते थे. Akbar's quest for religious knowledge led to interfaith debates in the Ibadat Khana. Ibadat Khana was a place where all the debates and discussions were conducted. At Fatehpur Sikri, जहाँ पे learned Muslims, Hindus, Jains, Parsis, Christians, Akbar's religious views matured as